अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमायत दहम का मजमून पढ़ेंगे उर्दू और आज का हमारा उन्वान है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किस मुसन्नफ ने लिखा है? सजाद हैदर यल्दरम। सजाद हैदर यल्दरम के बारे में मैंने एक और तारुफ के दरमियान आपसे बात की थी कि उर्दू में क्या खासियत है इनकी। पहले अफसाना निगार इनको इस वजह से कहा जाता है कि इन्होंने मुख्तलिफ ज़ुबानों का जो लिटरेचर है उसे उर्दू में उसके तराजम किए और बहुत सी कहानियाँ उसे तराजम करने के दौरान उन्होंने लिखी, इसलिए हमें जो शुरू की कहानियाँ मिलती हैं वो सजाद हैदर यल्दरम की मिलती हैं। जी, सफ़ा नंबर आज हम पढ़ेंगे 54 और 55। तशरीह करवाने से पहले मैं आपसे जो है वो अल्फाज मानी डिस्कस कर लूँ। अल्फाज मानी में हम पहला जो लफ्ज़ पढ़ेंगे वो है लाहिल। लाहिल से मुराद है कभी ये लफ्ज़ जो हल है इसका मतलब है हल करना। ला का मतलब होता है नहीं, लाहिल का मतलब है कभी ना हल होने वाला मसला। थकन थकावट। सपहर, सपहर से मुराद है तीसरा पहर, दिन का तीसरा वक्त, दोपहर के बाद का वक्त। दस्ते से मुराद है कागज, यानी दस्ते पे दस्ते लिखना, कागजात भरते जाना। कसरे नफ्सी, कसर से मुराद होता है नहीं, नफ्स से मुराद होता है नफ्स इंसानी जान। तो कसरे नफ्सी क्या है? जात की नफी करना, बहुत ज्यादा बोझ अपने ऊपर डाल देना, अपने आराम का फिक्र न करना। अगला लफ्ज़ है साहिल मुराद। साहिल मुराद से मुराद है मनचाही मंजिल, तो वो मंजिल जो हम, वो कामयाबी जो हम चाहते हैं, वो ख्वाहिश जो हम चाहते हैं कि पूरी हो जाए। लफ्ज़ है बौछार। बौछार का मतलब है बहुत ज़्यादा। बौछार होता है तो किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा तादाद एकदम गिरते जाना, उसे कहते हैं बौछार। फरामोश बुला देना, रुखसत छुट्टी, अनायत मेहरबानी, सानिहा हादसा, माजरत माफ़ी, बादल न खास्ता। बादल न खास्ता मुहावरा है जिसका मतलब है ना चाहते हुए, जिस चीज़ के बारे में दिल ना चाहे। जी, अब हम तशरीह के मुतल्लिक़ बात करेंगे। तशरीह करते हुए आपको तवालत का पता होना चाहिए कि कितनी तवालत है। एक पैराग्राफ जो 10th क्लास में आपको तशरीह के लिए आएगा उसकी होनी चाहिए। हर लफ्ज़ की, हर लाइन की 3 से 4 लाइन आपने उसका मानी बयान करना, सलीस बयान नहीं करनी। उसकी तशरीह एक लाइन की 3 से 4 लाइनें बयान करेंगे, तो फिर एक पैराग्राफ तकरीबन 1.5 से तवालत उसकी ये होनी चाहिए पैराग्राफ की तशरीह के हवाले से 1.5 से 2 सफ़े। 2 सफ़हात। और अगर हम आप पैराग्राफ की तशरीह करते हुए सिर्फ सलीस ही लिखते जाएंगे, सिर्फ आप अल्फाज के मानी बताने की बजाय अल्फाज को आसान अल्फाज में लिखते जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर वो सलीस ही लिखी जाएगी। वो तवालत जो बोर्ड में चेक की जानी है कि इस बच्चे ने एक एक लाइन को 3-3, 4-4 लाइनें उसकी तशरीह की है या नहीं, फिर वो आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होगी। जी, अब खोलें सफ़ा नंबर 54। जी, कहानी हम पहले पढ़ चुके थे। ये इस कहानी का ये लास्ट लेक्चर है। जी, सफ़ा नंबर 54 शुरू होता है कि हुजूर सरकार आपका इंतज़ार कर रहे हैं, खाना ठंडा हुआ जाता है। कौन इंतज़ार कर रहे हैं? सजाद हैदर यल्दरम का उनके दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। वो क्यों उनके पास आए हुए हैं? लिखने के लिए। शहर से उनको बुला के लेके आए हैं कि आए मेरे गांव, वहाँ पर आपको मुनासिब माहौल मिलेगा सोचने के लिए। आपकी टेबल में जो आपकी मेज़ है वो सजाई हुई है, कुर्सी और मेज़ की, आप वहाँ पर आसानी से लिख सकें। लेकिन वो गांव में आके क्या कर रहे हैं? अपने दोस्तों से, मुख्तलिफ रियासतों के जो नवाब हैं, मुख्तलिफ उमरा अमीर लोग जो उनके दोस्त हैं, उन पर रोब झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं एक बहुत बड़े मुसन्नफ़ को, मेरे दोस्त हैं वो आए हुए हैं, वो मुल्क की एक अहम शख्सियत है, वो आए हुए हैं, तो आप उनसे मिलिए ताकि अपने ताल्लुकात का जो रोब है वो उन पर झाड़ सके। मुलाज़म आके कहते हैं हुजूर सरकार आपका इंतज़ार कर रही हैं, खाना ठंडा हुआ जाता है। और वो लिखने में मसरूफ़ है। कौन लिखने में मसरूफ़ है? सजाद हैदर यल्दरम अपनी बात बयान करते हुए कहते हैं उफ, मुझे
नहीं रहा। अफसोस का इजहार करें कि मैं इतनी जल्दी लिखता जा रहा हूँ, आपको मेरा इंतज़ार करना पड़ा, या टेबल पर मेज़ पर बाकी खाने की मेज़ पर जो लोग बैठे हैं उनको मेरा इंतज़ार करना पड़ा। इस बात का उन्होंने अफसोस का इजहार किया। सरकार से अर्ज़ करना मेरा इंतज़ार ना करें, मैं फिर खा लूँगा, इस वक्त मुझे कुछ ऐसी भूख नहीं है। इससे क्या मुराद है? क्यों मैं ये बात कह रहे हैं? नीचे बैठे हुए लोगों को क्यों इंतज़ार करवा रहे हैं? लिखने दे कि मेरे ख्यालात इस वक्त जमा है। लिखने के लिए मुसन्नफ़ को जिन ख्यालात की ज़रूरत होती है, जिस यकसुई की ज़रूरत होती है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, वो इस टाइम मेरे दिमाग में मौजूद है, मेरा जहन लिखने की तरफ है। तो इसलिए आप उनको कहें कि मेरा इंतज़ार ना करें, मैं बाद में खाना खा लूँगा। जी, लिखते हैं वो आगे उन्होंने जो है ना वो डाट लगा के उसके बाद जो लिखा हुआ है, और आइंदा नस्लों को ज़ेरे बार एहसान करेंगे। यही नौजवान है जो कौम की कश्ती को खुदा की मदद पर भरोसा करके खतरात से बचाते और साहिल मुराद तक पहुंचाते हैं। जिंदगी और मौत का लाहिल मसला, ये सारे ये दो लाइनें क्या हैं? ये दो लाइनें किसी से हम डिस्कस नहीं कर रहे, बल्कि अपनी किताब पर अपने सफ़े अपनी किताब के लिए अपने सफ़े पर लिख रहे हैं। दस्तक, आपको किस बात की दस्तक हुई है? दरवाजे पे। किस लिए हुई है? तो नीचे खाना एक दफ़ा मना कर चुके हैं, आपने तशरीह में लिखना है कि एक दफ़ा सजाद हैदर मना कर चुके हैं कि आप मेरा इंतज़ार ना करें, मुझे लिखने दें। लेकिन बार बार नीचे से जो है ना पैगाम आ रहा है कि आप नीचे आएँ और आकर खाना खाएं। वो बड़े झुंझला कर कहते हैं क्या है। पहले उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया है कि उफ़ो मेरी वजह से आप लोग इंतज़ार ना करें, और अब वो झुंझला कर क्या कहते हैं? क्या है? सरकार कहते हैं अगर आप थोड़ी देर में खाएंगे तो हम भी इसी वक्त खाएंगे, मगर खाना ठंडा होकर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब मुलाज़म आके कहता है कि बाकी लोग भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आपने नहीं खाना तो वो भी नहीं खाएंगे, वो आपका मज़ीद इंतज़ार कर लेंगे। अच्छा भाई लो अभी आया। कौन कह रहे हैं? सजाद हैदर कहते हैं अच्छा भाई लो अभी आया, ये कह के मैं खाने के लिए जाता हूँ। और ये सबसे ज़्यादा उनके लिए अफसोसनाक बात है कि लिखते हुए उन्हें डिस्टर्ब किया गया है और वो सारा कुछ छोड़ के नीचे जा रहे हैं। कहते ये कह के मैं खाने के लिए जाता हूँ, सबसे माजरत करता हूँ। मेज़बान नहायत इखलाक से फरमाते हैं। इखलाक से क्या मुराद है? अच्छे तरीके से, अदब से, खुश अखलाकी से मुस्कुरा कर फरमाते हैं। चेहरे पर थकन मालूम होती है, क्या बहुत लिख डाला। ये वो उनकी दोस्ती का भरम रखते हुए कहते हैं। हालांकि असल बात तो ये सजाद हैदर बता रहे हैं कि मुझे लिखने की कोई नौबत ही नहीं आती। जो ही मैं लिखने लगता हूँ तो क्या होता है कि मुझे बार बार बुलाया जाता है और लिखने की नौबत आती नहीं। जब मैं लिखने लगता हूँ मुझे नीचे बुला लिया जाता है। लेकिन उसके बरक्स उनके दोस्त क्या कह रहे हैं? चेहरे पर थकन मालूम होती है, क्या बहुत लिख डाला। देखो मैं तुमसे कहता था ना कि शहर में ऐसी फुर्सत और खामोशी कहाँ। वो अपनी तरफ से ये सोच रहे हैं कि मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया, बड़ा लिख रहा है, जबकि असल हकीकत क्या है? उन्हें बार बार मसरूफ़ होने दिया ही नहीं जाता। बार बार लोगों से मिलवाने के लिए, खाना खाने के लिए, चाय काफ़ी के लिए उनका ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखते हैं। बार बार मुलाज़म कमरे में आता है और सजाद हैदर से लिखा ही नहीं जाता, सिवाय इसके कि मैं आमनन सदकन कहूँ। ये अरबी के अल्फाज हैं। आमनन से मुराद है आमीन, और सदकन से मुराद है कि सिद्के दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करने के अलावा मैं कुछ नहीं था कह सकता। यानी अंदरूनी मेरी जो हालत थी, जो मेरी कल्बी हालत थी, वो मैं उन्हें बयान नहीं कर सकता था। उनके मुंह पे मैं उनकी खुश अखलाकी की वजह से उनके मुंह पे कभी नहीं कह सकता था कि आप लोगों ने तो मुझे लिखने ही नहीं दिया, उल्टा मेरा जीना हराम किया हुआ है। बार बार मेरे लिए एक तरह की फरमाइशें ले आते हैं। अब अपने दोस्त की इतनी ज़्यादा खुश अखलाकी के बाद वो ये तो नहीं कह सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए? आमनन और सदकन कहूँ और क्या कह सकता हूँ। अब खाने पर इसरार होता है। इसरार क्या है? खाने पर इसरार होता है, जिद होती है उनकी। शुरू में उन्होंने अपनी सेहत के बारे में क्या कहा है? क्या बहुत अच्छी सेहत के मालिक हैं?
نہیں، وہ لاغر صحت کے مالک ہیں، وہ کمزور صحت کے مالک ہیں، یعنی وہ کھانا کم کھاتے ہیں۔ تو یہاں اصرار کس چیز پر ہو رہا ہے؟ کھانے پر، اور زیادہ کھانے پر اصرار ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں جس چیز سے مجھے رغبت نہیں وہی کھلائی جاتی ہے۔ رغبت کیا ہے؟ پسند نہیں، جو چیز مجھے پسند نہیں خاص طور پر وہی میرے لیے بنوائی گئی ہے، اور پھر بار بار کہا جاتا ہے کہ اور کھائیں، بھلا میں کہاں تک کھاؤں؟ جی، بعد کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں سپہر کو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا، میں تمہیں اس واسطے یہاں نہیں لایا کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کر لو۔ جی، یہاں پھر ان کے وہ تنگ ہی اس بات سے ہیں کہ مجھے لکھنے نہیں دیا جا رہا، اور ان کے دوست انہیں کیا کہہ رہے ہیں، تم سخت دماغی کام کر رہے ہو، تم ہر وقت لکھتے رہتے ہو، تمہیں سیر کے لیے لے کے جانا ہے۔ جی، واپس کمرے میں آ کر میں تھوڑی دیر اس غرض سے لیٹتا ہوں کہ خیالات جمع کر لوں اور پھر لکھنا شروع کر دوں، مگر اب خیالات کہاں؟ مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں، زندگی اور موت کا لاحل مسئلہ۔ زندگی اور موت کا لاحل مسئلہ جو ہے یہ ہمارے اس مضمون میں شامل ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں، سجاد حیدر یلدرم لکھ رہے ہیں کہ مضمون کا حصہ ہے؟ لکھ رہے ہیں اپنے خیالات جو وہ لکھ رہے ہیں اس کا یہ حصہ ہے۔ اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا؟ ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے؟ اب کچھ خیال نہیں، اس کو پہلے فکروں سے کیوں کر ربط پیدا کرنا تھا۔ ربط سے کیا مراد ہے؟ رابطہ، جوڑنا، کہ جو میں نے پچھلے الفاظ لکھے ہیں ان سے آگے مجھے جو ربط پیدا کرنا تھا، کیا وہ ربط پیدا ہو سکا؟ ان کے سارے خیالات کیا ہو چکے ہیں؟ ذہن سے غائب ہو چکے ہیں، وہ الجھن کا شکار ہو چکے ہیں کہ میں نے پہلے کیا لکھنا تھا اور اب میں کیا لکھ رہا ہوں۔ اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا؟ ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے؟ اب کچھ خیال نہیں، اس کو پہلے فکروں سے کیوں کر ربط پیدا کرنا تھا، یوں ہی پڑے پڑے نیند آ جاتی ہے۔ تیسرے پہر اٹھتا ہوں تو دماغ بہت صحیح پاتا ہوں۔ صحیح سے مراد کیا ہے؟ دماغ بہت صحیح پاتا ہوں کہ اب میرا ذہن بڑا پرسکون ہے، میرا ذہن بہت زیادہ فریش ہو چکا ہے، اور اب مجھے لگتا ہے سپہر کو کہ اب میں لکھ سکتا ہوں۔ تو سپہر کے لیے پلاننگ کیا کی گئی تھی؟ کہ آپ کو گھمانے کے لیے لے کے جانا ہے۔ تیسرے پہر اٹھتا ہوں تو دماغ بہت صحیح پاتا ہوں، زندگی اور موت کا لاحل مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے۔ پورا فکرہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ آئینہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ عکس صاف نظر آتا ہے، کہتے ہیں اب میں چونکہ پرسکون نیند کے بعد اٹھا ہوں، اب مجھے صاف میرے سارے خیالات میرے دماغ میں آ چکے ہیں۔ تیسرے پیر اٹھتا ہوں، دماغ بہت صحیح پاتا ہوں، زندگی اور موت کا لاحل مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے، پورا فکرہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ میں خوشی خوشی اٹھ کر میز پر گیا اور لکھنا چاہتا تھا کہ پھر وہی دستک۔ اب ان کا دماغ اپنے تشریح میں لکھنا ہے کہ دماغ لکھنے کے لیے تیار ہے، جس طرح کا انہیں پرسکون ذہن چاہیے تھا وہ نیند کے بعد تیار ہے، لیکن پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر دستک ہو جاتی ہے، پھر ملازم کوئی پیغام لے کر آ جاتا ہے، نوکر اطلاع دیتا ہے گاڑی تیار ہے، سرکار کپڑے پہنے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں فوراً نیچے جاتا ہوں تو پہلا فکرہ جو میزبان صاحب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے۔ کیا انہوں نے لکھا ہے دستے کے دستے؟ ان کا تو مسئلہ ہی ہے، وہ لکھنے بیٹھتے ہیں تو نیچے سے پیغام آ جاتا ہے، کہتے ہیں آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے۔ میں سچی بات کہوں کچھ بھی نہیں لکھا، آپ انہوں نے سچ بیان کر دیا۔ تو وہ ہنس کے جواب دیتے ہیں آخر اس قدر کسر نفسی کی کیا ضرورت ہے، اس قدر اپنی ذات کی نفی کیوں کرتے ہو؟ تم دستے کے دستے لکھ کر آئے ہو اور نیچے آ کر کہہ رہے ہو میں نے کچھ بھی نہیں لکھا۔ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار آیا۔ یہ جو ہے نا وہ شعر کون بول رہا ہے؟ یہ میزبان بول رہا ہے۔
सज्जाद हैदरी अंदरम कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं लिख सका। तो वो आगे से कहते हैं खुदा के वास्ते झूठी ना खाइए कस्में कि आप तो दस्ते के दस्ते लिख के आए हैं और झूठी कस्में खा रहे हैं। मुझे यकीन हुआ और मुझको एतबार आया, आपके लिहाज के खातर मैं आपका एतबार करता हूँ, वरना आप बड़ा कुछ लिख के आए हैं। मिल मिलाकर शाम को आए। मिल मिलाकर से क्या मुराद है? जिन दोस्तों के सामने उन्होंने अपना रोब डालना था कि मेरी एक बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात है, एक लिटरेरी शख्सियत के साथ मुलाकात है, उनसे मिलकर वापस आते हैं। खाने के बाद बातें होती हैं। सोने के वक्त अपना दिन भर का काम देखता हूँ तो एक सफ़े से ज़्यादा नहीं, वो भी बेरब्त तो बेसिलसिला। यानी जो एक सफ़ा उन्होंने लिखा है उस सफ़े में क्या है? बहुत ज़्यादा बेरब्तगी है वो, और उस म्यार का नहीं जिस म्यार का सज्जाद हैदरी अंदरम लिखते थे। कहते हैं गुस्से और रंज में, रंज क्या है? दुख, गुस्सा और रंज। गुस्से और रंज में, दुख में आकर उससे भी फाड़ देता हूँ सफ़े को जो सारे दिन का वक्तन फवक्तन लिखा था, बेरब्त सिलसिला लिखा था, उसे भी गुस्से में आकर फाड़ देता हूँ। और दूसरे रोज़ अपने मेज़बान को नाराज़ करके अपने घर वापस चला आता हूँ। मैं ना शुक्रा और एहसान फरामोश कहा जाऊँगा। यानी मुझे क्या कहा जाएगा? ना शुक्रा, ये कि आपकी इतनी खिदमत की जा रही थी और आप उससे खिदमत की बजाय आप जो है ना वापस शहर लौट गए। एहसान फरामोश क्यों कहा जाएगा? इतने एहसान है और इन एहसान को मानने के बजाय ये कहा जा रहा है कि आप लोग आपको उन एहसान के बदले ये कह रहे हैं कि आप मुझे लिखने नहीं देते। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे ना शुक्रा और एहसान फरामोश कहा जाएगा। तो कहता है मगर मैं मजबूर हूँ। क्यों मजबूर है सज्जाद हैदरी अंदरम? उनको लिखने का शौक है, उनके दोस्त लिखने नहीं देते। तो कहते हैं दोस्त नाराज होते हैं तो हो जाए, मैंने लिखना ज़रूर है। कहते हैं मगर मैं मजबूर हूँ, इस अजीज़ और मेहरबान दोस्त को भी छोड़ दूँगा। अजीज़ और मेहरबान दोस्त इस वजह से है कि वो इतनी मेहरबानियाँ करता है लेकिन ये नहीं समझता कि मेरी मेहरबानियों की वजह से सज्जाद हैदरी अंदरम के लिखने में फ़र्क पड़ रहा है। मैंने ज़रा तफसील से उनका हाल बयान किया है, मगर ये ख्याल ना करना कि यही उन अहबाब की फहरिस्त ख़त्म होगी। अहबाब क्या है? दोस्तों की फहरिस्त ख़त्म होगी जिनसे मैं रुखसत तलब कर सकता हूँ। रुखसत से मुराद है छुट्टी, कि जिनसे मुझे रुखसत मिल सकती है, जो मेरी जान छोड़ सकते हैं। ऐसे दोस्तों की भी लिस्ट ख़त्म नहीं हुई, नहीं, अभी बहुत से बाकी हैं। मगर एक साहब हैं जो मुझसे कभी नहीं मिलते, मगर जब आते हैं मैं उनका मतलब समझ जाता हूँ। ये हजरत हमेशा कर्ज मांगने के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं? कर्ज मांगने के लिए आते हैं। एक साहब हैं जो हमेशा ऐसे वक्त में आते हैं जब मैं बाहर जाने वाला होता हूँ। तो इंसान जब बाहर जाता है तो पर्स अपने साथ रखता है, पर्स जेब में होता है, इनकार भी नहीं किया जा सकता। वो मांगता है कि इतने पैसे मुझे उधार दे दो, मुझे कोई मजबूरी है। तो कहता है चूँकि मैं बाहर जाने लगता हूँ, पर्स पास होता है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि इस वक्त मेरी जेब खाली है, मुझे उसे उधार देना ही पड़ता है। एक साहब हैं जब मुझसे मिलते हैं कहते हैं मियाँ अरसे से मेरा दिल चाहता है तुम्हारी दावत करूँ, मगर दावत नहीं करते। दावत करूँ मगर कभी अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं करते। दावत करते ही नहीं मेरी, बस मुझे ये कह के उलझाए रखते हैं, मेरा वक्त ज़ाया करते हैं। एक दोस्त हैं वो आते ही सवालात की बौछार शुरू करते हैं। बौछार से मुराद है एक सवाल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। जब मैं जवाब देता हूँ तो मुतवज्जो होकर नहीं सुनते, या अखबार उठाकर पढ़ने लगते हैं या गाने लगते हैं। एक साहब हैं जो जब आते हैं अपने ही कहे जाते हैं, मेरी नहीं सुनते। ये उन्होंने मुख्तलिफ लोगों की नफ्सियात बयान की है कि लोग दूसरे शख्स की दिली जो तलब है उसको नहीं समझते कि ये मुसन्नफ़ है, ये किताबें लिखता है, इसका वक्त कितना कीमती है, अल्लाह ताला ने इसको जो सलाहियत दी है वो कितनी कीमती है। उसकी बजाय अपनी रंग रंग की जो तबीयत है वो कहते हैं कि वो मेरे ऊपर झाड़ते रहते हैं। ये सब मेरे अनायत फरमा और खैर तलब हैं। अनायत फरमा जो मेरे पे एहसान करते हैं, मेहरबानियाँ करते हैं, और खैर तलब मेरा अच्छा चाहते हैं। मगर अपनी तबीयत को क्या करूं? साफ साफ कहता हूं, इनमें से हर एक से कह सकता हूं,
مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا. کون سا احسان نہ کرتے؟ دوستی نبھانے کا. مجھ پر جو دوستی نبھانے کا آپ لوگ احسان کرتے ہیں، میرے دوست احسان کرتے ہیں، کبھی یہ احسان نہ کرتے اور میں اکیلا رہتا، میں تنہا رہتا، دوستوں کے بغیر رہتا، تو پھر میں زیادہ اچھا لکھ سکتا تھا. یہاں پر ہمارا یہ لاسٹ لیکچر تشریح کے حوالے سے مکمل ہوا. کل ہم اس کی مشق کریں گے اور اس کے ساتھ خلاصہ سمجھیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.